नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी खबर आई है सुखोई 30 MKI के बारे में। अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है और अब इसके लिए स्वदेशी उपकरणों पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तम नाम से एक अच्छा AESA रडार बना लिया है और फिलहाल इसे तेजस फाइटर जेट में लगाकर इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी उत्तम रडार के ज्यादा पावरफुल रेंज के अपग्रेडेड वर्जन को सुखोई 30 MKI में लगाने की बात चल रही है। अभी तक भारत के पास जो 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट हैं, उनमें पीसा रडार लगा है, जिसकी रेंज तो 250 किलोमीटर तक है, लेकिन यह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जितनी काबिलियत से काम नहीं कर सकता है। ASR रडार लगाने के साथ ही सुखोई 30 MKI में अपग्रेडेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को भी लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि यह 100 किलोमीटर की दूरी से ही स्टेल्थी फाइटर जेट्स को उनके इंजन की गर्मी से ट्रैक कर सके। इससे सुखोई 30 MKI को चाइनीज J-20 को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी। J-20 को चाइना एक 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट बताता है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हम दो पुराने जैगवार को कुछ और वर्ष उड़ाने के लिए अपग्रेड करें या उनके बदले एक नया राफेल फाइटर जेट खरीद लें। यह सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अपनी 6 स्क्वाड्रन के जैगवार फाइटर जेट को अपग्रेड करना चाहती थी, लेकिन अपग्रेड की कीमत इतनी ज्यादा बताई गई कि इसे आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं है। जैगवार 80 के दशक के पुराने फाइटर जेट हैं और इसके रोल्स रॉयस के इंजन की थ्रस्ट क्षमता लगभग 25% तक कम हो चुकी है। साथ ही नए एवियोनिक्स और डेरिन 3 अपग्रेड से इसका वजन बढ़ चुका है, जिससे यह जैगवार फाइटर जेट काफी भारी हो गए हैं और इनमें लगे हुए पुराने कम क्षमता वाले इंजन इसको पूरे लोड के साथ उड़ाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए मजबूरी में इन पुराने जैगवार को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिकी इंजन बनाने वाली कंपनी हनीवेल और इसको अपग्रेड करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इतनी ज्यादा कीमत मांग ली कि जिसे देना इंडियन एयरफोर्स को ठीक नहीं लगा। HAL वैसे भी कीमत को लगातार बढ़ाने के आरोपों से जूझती रहती है। HAL ने तो तेजस जैसे छोटे फाइटर जेट के लिए भी सुखोई 30 MKI से भी लगभग 100 करोड़ रुपए ज्यादा की कीमत रख दी है। जैगवार को इतनी ज्यादा कीमत लगाकर सिर्फ कुछ वर्षों तक फ्लाइंग कंडीशन में रखना एक अच्छा विकल्प नहीं माना जा रहा है। इसके बदले में इंडियन एयरफोर्स दूसरे और नए बेहतर एडवांस फाइटर जेट को खरीदना पसंद करेगी। तीसरी बड़ी खबर कावेरी इंजन की तरफ से है। फ्रांस की सैफरन कंपनी ने राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने पर जो ऑफसेट क्लॉज था, जिसके अंतर्गत एक निश्चित रकम भारत में ही इन्वेस्ट करना जरूरी है, इसके माध्यम से भारतीय कावेरी इंजन को पूरा करके सही थ्रस्ट जनरेट करने वाला एक सर्टिफाइड इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस समय सैफरन ने कहा था कि कावेरी इंजन 75% पूरा है और बाकी 25% काम के लिए भारत को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसे सैफरन ही पूरा करवाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि यह सिर्फ बातें थी। सैफरन कंपनी अब कह रही है कि भारत को लगभग 6000 करोड़ रुपए और खर्च करने होंगे और साथ ही कावेरी इंजन में सैफरन अपने राफेल वाले इंजन का M88 कोर लगा देगी, जिसकी रॉयल्टी भी आगे आने वाले 20 से 25 वर्षों तक भारत को ही चुकाना होगा। इसे साफ तौर पर एक गलत फैसला समझते हुए भारतीय सरकार कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद करने पर विचार कर रही है। इससे तो कहीं सस्ते अमेरिकी GE404 व GE414 इंजन रहेंगे, जो कि पूरी तरह से तैयार और सर्टिफाइड हैं। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने J&K मामले को पाकिस्तान व चाइना द्वारा UN ऑर्गेनाइजेशन तक घसीटे जाने पर जब क्लोज डोर एक मीटिंग हुई थी, तो इसमें भारत के खिलाफ वह पाकिस्तान को पसंद आने वाली बातें की थी, जबकि यह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला था। ब्रिटेन के MP
बॉब ने भी चेताया है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी पूरी तरह से भारत के खिलाफ काम कर रही है और इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। ब्रिटेन में अक्सर भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और ऐसे लोगों को अपनी इन हरकतों के लिए आसानी से परमिशन भी मिल जाती है। भारत के द्वारा विरोध जताए जाने के बाद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। ब्रिटेन एक तरफ तो भारत से कई तरह के डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करने की रिक्वेस्ट करता है, जैसे टेम्पेस्ट, 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होना व वहां के एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को सेलेक्ट करना आदि। वहीं दूसरी तरफ लगातार हर फोरम पर भारत की तरक्की को रोकने के लिए भारत विरोधी ताकतों को समर्थन भी ब्रिटेन दे रहा है। बात करें MMRCA-2 की, तो जिसके अंतर्गत भारत 114 नए फाइटर जेट खरीदने वाला है ताकि अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इसके बारे में कई डिफेंस एक्सपर्टों ने अपनी राय सरकार को दी है। उनका कहना है कि इसकी पूरी प्रोसेस को खत्म करके सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से ही जल्दी से फाइटर जेट खरीद लिए जाएं, जैसे कि 36 राफेल विमान को खरीदा गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी RFI स्टेज चल रही है, फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की स्टेज होगी, फिर 600 से ज्यादा पॉइंट्स पर टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा और फिर बिड पर विचार होगा, फिर नेगोशिएशंस आदि प्रोसेस चलेगी, जिसमें 4 से 5 वर्ष आसानी से लग सकते हैं। और उसके बाद जो फाइटर जेट सेलेक्ट होगा उसकी पहली डिलीवरी 3 साल बाद होगी, यानी लगभग 7 से 8 वर्ष तक कोई भी फाइटर जेट नहीं मिलेगा। तब तक तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी नीचे जा चुकी होगी और लगातार पाकिस्तान और चाइना से जिस तरह की चुनौती मिल रही है, ऐसे हालातों में हम ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को आने नहीं दे सकते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमें इससे बचना है तो तुरंत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से फैसला करना होगा ताकि अगले 3 साल में नए फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएं। अगली बड़ी खबर में बात करते हैं भारत के अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका के बारे में। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी का कहना है कि एमका पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसके लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी विकसित कर ली गई है, इसके ज्यादातर उपकरणों को बना लिया गया है। एमका की पहली फ्लाइट 2025 तक जरूर हो जाएगी। इसके लिए एडवांस्ड ASA रडार व नेक्स्ट जनरेशन IRSC सिस्टम भी काफी एडवांस स्टेज में है और साथ ही पूरी कोशिश की जाएगी कि इंजन को छोड़कर सभी टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से भारत में ही डेवलप करके इसमें लगाया जाए ताकि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। अगली खबर की बात करें तो भारतीय सरकार ने यह तय किया है कि अब एयरफोर्स, नेवी व आर्मी के अपने चीफ होने के अलावा एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होगा ताकि तीनों सेनाओं को एक साथ कोऑर्डिनेटेड काम करने के लिए डायरेक्शंस दी जा सके। इंडियन आर्मी को कई मोर्चों पर अचानक एयरफोर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन जब तक इसके लिए सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को अपनाया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक इंटीग्रेटेड कमांड नहीं होने के कारण भारत अपनी ताकतवर सेनाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इंडियन आर्मी के ही हेड को चीफ बनाया जाएगा या तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जो सबसे सीनियर होगा उसे यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने साफ माना है कि फरवरी माह में भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अभी तक तो पाकिस्तान यही झूठ सबको बता रहा था कि हमारे यहां बालाकोट में मात्र कुछ पेड़ ही गिरे थे, लेकिन मौजूदा समय के टेंशन के माहौल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सच बयान कर गए और कहने लगे कि उन्हें बालाकोट से भी बड़े एक्शन की चिंता सता रही है। आपको याद ही होगा कि भारत ने पुलवामा के हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकवादियों को एलिमिनेट कर दिया गया था। बात करें चंद्रयान 2 की तो इसने 20 अगस्त को सफलता के साथ लगातार पृथ्वी से दूर जाते हुए लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है, यानी कि अब यह चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। इसके लिए सही समय और एंगल पर 1738 सेकंड के लिए चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया गया था। यह कार्य काफी मुश्किल था क्योंकि चंद्रमा लगातार तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और जरा सी भी कैलकुलेशन में गलती पूरे प्रोग्राम को फेल करवा सकती थी।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का सबसे बड़ा चैलेंज 7 सितंबर को आएगा, जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इसमें से रोवर को बाहर निकाला जाएगा ताकि वहां पर खोजबीन के अभियान को शुरू किया जा सके। बात करें अमेरिका की, तो जब चाइना की चालाकी की वजह से J&K का मामला यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल तक जा पहुंचा, तो जब एक क्लोज डोर मीटिंग की गई तो उसमें चाइना ने भारत को इस मुद्दे पर घेरने की काफी कोशिश की, लेकिन वहां पर फ्रांस व रशिया के साथ साथ अमेरिका ने भी पुरजोर तरीके से भारत का साथ दिया। इससे पाकिस्तान को काफी निराशा हाथ लगी और चाइना भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। चाइना लगातार पाकिस्तान को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत की तरक्की को रोके रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक प्रयासों ने रंग दिखाया और चाइना और ब्रिटेन को छोड़कर बाकी तीनों परमानेंट मेंबर्स यानी कि अमेरिका, फ्रांस व रशिया ने भारत का ही समर्थन किया। फ्रांस और रशिया के बारे में भारत को पहले से मालूम था कि वो दोनों भारत का साथ देंगे, लेकिन अमेरिका का रुख साफ नहीं था। ऐसे में अमेरिका ने जब भारत का साथ दिया तो इससे भारत का पलड़ा भारी रहा। चाइना और पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।